है, परेशानी है, यह है कश्मीर, यहाँ गम की फरावानी है। और ये मेरे पानी जो दुनिया के लिए सोना है, और ये मेरा खून जो दुनिया के लिए पानी है। मेरे दरियाओं को जब कत्ल किया जाने लगा, बस उसी दिन से मेरे खून में तुग़यानी है। और मेरे हमसाए, मेरे भाई मेरे कातिल हैं। मेरे हमसाए, मेरे भाई मेरे कातिल हैं। इनसे अब कोई तवक्को बड़ी नादानी है। ऐ खुदा, ये है 1.25 लाख शहीदों का लहू। ऐ खुदा, ये मेरे कश्मीर की कुर्बानी है। वाजिबुल एहतराम मुल्क की गयूर धरती के बाहिम्मत लोगों, इस पिंडाल में बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरे मुरब्बी और नजरियाती उस्ताद मोहतरम फारूक हुसैन साबिर साहब, इस बज़्म के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी जनरल जनाब रमजान रहीम साहब, दीगर मेरे रुफका, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप एक मुनासिब तादाद में हमारी बात सुनने के लिए यहां तशरीफ लाए। दिन 12 बजे जब हम नवाब जस्सी खान बाजार से निकले तो 20-25 गाड़ियां और 30-40 मोटरसाइकिल जो हमारे साथ आए, उनमें कोई एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल भी ऐसा नहीं था कि कहीं उसको हमें पेट्रोल पंप वाले को कहना पड़े कि इसको पेट्रोल डाल के दे देना। ऐसा कोई वाकया नहीं है। वॉलंटियर्स हमारे साथ आए और ये सारे काम वॉलंटियरली हो रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन में लोग हमें कितना वोट देते हैं, इलेक्शन के नताइज क्या आते हैं, लेकिन मुझे मुस्तकबिल की दूर से एक रोशनी जरूर नजर आ रही है कि जब लोगों को अपने जैसा आदमी अपने साथ खड़ा होकर नुमाइंदगी करने का ऐलान करे तो लोग उसके लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। वक्त ज्यादा हो चुका, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा वक्त न लूं आप दोस्तों का। इंसानी तारीख की बहुत बड़ी सच्चाइयां जो अब तक साबित हो चुकी हैं, उन सच्चाइयों में से एक सच्चाई ये है, जैसे ये बहुत बड़ी सच्चाई है नेचर की दुनिया में कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। जैसे नेचर की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हर दिन को ज़वाल है, शब उसे काली चादर में ढांप लेती है और हर शब के बाद एक सुबह आनी होती है। बिल्कुल इसी तरह तारीख इंसानी के लाखों सालों के तजुर्बात ये बताते हैं कि इंसानी मुआशरों में सिर्फ 2 गिरोह होते हैं, सिर्फ 2 तबके होते हैं, सिर्फ 2 टब्बर होते हैं, सिर्फ 2 कबीले होते हैं, सिर्फ 2 तबके होते हैं। एक वो तबका होता है जो कुल मुल्की वसाइल पे काबिज होता है, जो इख्तियारात से लेकर मुआशी वसाइल तक सब कुछ हथिया लेता है और उसकी तादाद फी ज़माना इंसानी तारीख में कम तरीन रही है। और दूसरा वो तबका होता है कि जो वसाइल से महरूम होता है, इख्तियारात से महरूम होता है, पसमानदा होता है, पिसा हुआ होता है, महकूम और मजलूम तबका होता है। पूरी इंसानी तारीख इन 2 तबकों की बाहम आवेज़श का नाम है, इन 2 तबकों की बाहमी लड़ाई का नाम है। चाहे वो कोई शाही आयद हो, चाहे बाद में सदारती निजाम की सूरत में कोई असेंबली बनने का इंतजाम हो या आज का पार्लिमानी जमहूरी निजाम हो,
एक तबका जालिमों का होता है जिसका मजहब भी एक होता है, जिसका मसलक भी एक होता है, जिसका टब्बर भी एक होता है, जिसका कबीला भी एक होता है, सब कुछ एक होता है और वो सब कुछ सरमाया होता है, सब कुछ वसाइल हथियाने का अमल होता है। और दूसरे में और आप लोग जो तादाद में हमेशा 95% से जायद रहे, लेकिन वसाइल से महरूम रहे, पसमानदा रहे, जिल्लत की जिंदगी गुजारते रहे। और इंसानी तारीख की एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है, मुझे कोई एक वाकया इंसानों की लाखों सालों की तारीख में नहीं मिलता कि कभी इस महकूम और मजलूम और पिसे हुए तबकात की निजात का जरिया कोई बालादस्त तबका बना। इंसानी तारीख का एक वाकया नहीं। सब अंबिया की सीरत उठा के देख ले, दुनिया के बड़े बड़े इनकलाबियों की सीरत उठा के देख ले, दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों की दानिश्वरियां उठा के देख ले, इंसानी तारीख का कोई एक वाकया ऐसा नहीं कि बालादस्त तबकों की जिद्दोजहद से ज़ेरे दस्त लोग इन मजलूम और मजलूम तबकों को कोई निजात का रास्ता मिला हुआ। ऐसा इंसानी तारीख का कोई वाकया नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया कि हम बालादस्त तबकों के पीछे जलाली नहीं करेंगे। वो लोग जो रियासत के वसाइल पे काबिज हैं, वो लोग जो कौमी आजादी और वहदत के दुश्मन हैं, जिनकी औलादें अयाशी कर रही हैं, जिनकी औलादें तो दूर की बात है, जिनके पालतू जानवर भी वो खुराक खाते हैं जो हमारे इंसान नहीं खाते, हम उन लोगों के पीछे नहीं चलेंगे। और हम अपने तबके को शऊर देंगे, अपने लोगों को अवेयरनेस देंगे, अपने लोगों को मुनज़्ज़म करेंगे और अपने महदूद वसाइल में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उस लड़ाई का एक छोटा सा एक्स इलेक्शन है। लोग डरते, आम लोग डरते और मुझसे लोग पूछते कि रोटी पैसे कितने हो गया, इलेक्शन लड़ने से बहुत पैसे चाहिए। तो मैं लोगों को पूछ रहा हूँ इसको पूरा मॉडल पैसे देखे नहीं। बोला ये अजीब गल है कि जो तुम ये सवाल कर रहे कि तू पैसे को थोड़ा मॉडल पैसे देखे को नहीं। हमने फैसला किया कि लोगों की हिम्मतों से लड़ेंगे, लोगों के जज्बों से लड़ेंगे, उनके एहसासात से लड़ेंगे, उनकी इज्तिमाई काबिज से लड़ेंगे, दौलत से नहीं लड़ेंगे। और इंसानी तारीख इसकी भी गवाह है कि जज्बों के मुकाबले में, नजरिए के मुकाबले में, जिद्दोजहद के मुकाबले में एक न एक वक्त में दौलत और इक़्तिदार को शिकस्त हो जाती है। थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है बस। चुनाचे अहलिया ने मांग, जब ढिंगड़ू कांची यूनियन काउंसिल से मैंने इंतखाब लड़ने का फैसला किया तो मेरी अपनी यूनियन काउंसिल में बहुत होनहार नौजवान थे जिन्हें मैं अपने बाद ये जिम्मेदारी सौंपता कि अगर कहीं मैं न रहा तो इलेक्शन आपने लड़ना है। लेकिन मैंने कहा कि कम से कम एक जिम्मेदारी कर ली जाए कि अगर कैंडिडेट के तौर पे यूनियन काउंसिल ढिंगड़ू कांची से मेरा नाम आता है तो कवरिंग कैंडिडेट में मंग मरकज से दूं। चुनाचे अकील बिशारत का तारुफ यह है कि ये मेरा कवरिंग कैंडिडेट है। ये वो बासलाहियत नौजवान है और नौवारिद नौजवान है कि मैं समझता हूं कि अगर मैं ना हुआ, कोई हादसा, कोई वाकया हो गया तो मेरे बाद ये मुझसे बेहतर परफॉर्म करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसलिए मैं मंग के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अपने कवरिंग कैंडिडेट का ख्याल किया जाए। टिकट लेने के लिए जितनी लड़ियां इस्लामाबाद की गई है, इस पूरे हल्के से तमाम उम्मीदवारों ने जितने बड़ी गाला के चक्कर लगते हैं, जितने रायगंज के चक्कर लगते हैं और जितने बिलावल हाउस के चक्कर लगते हैं, मंग से कैंडिडेट तो दूर की बात है, कोई कवरिंग कैंडिडेट भी नहीं आया है। हमने कहा हम आजाद मनश लोग हैं, आजादाना फैसला करेंगे और इस दौलत का इजहार करेंगे कि अगर कैंडिडेट बिल्कुल साइड एरिया से आता है तो अपने सब डीएम के मरकज से कवरिंग कैंडिडेट लाते हैं। इसलिए अगर मेरा ख्याल ना आया तो अकील बिशारत का ख्याल कीजिएगा, अपने मकामी आदमी का ख्याल कीजिएगा, नौजवान का ख्याल कीजिएगा। लोग हमसे पूछते हैं आप इलेक्शन क्यों लड़ने जा रहे हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि हमें वोट जाया करने हैं।
वोट कहा जाता है। बाज लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, दावत लेना कबूल नहीं करते। उनको कहा जाता है यार हमारी महफिल में बैठ के हमारी बात सुन ले, गुस्सा आ जाता है। एक कुंडे हुए एक उठ गया है, इनने कोई आया गया इलेक्शन, जैसे ये किसी के बाप की जागीर है। दुनिया में जब जमहूरियत आई थी तो जमहूरियत का मतलब ये था, जमहूरियत का मतलब यह था कि इक़्तिदार आम आदमी में शिफ्ट किया जाए। 7,000 साल यहाँ बादशाही निजाम रहा है, दादा हुक्मरान रहा, पोता हुक्मरान रहा, भाई हुक्मरान रहा। दुनिया के बड़े आने दानिश्वर हुए, बड़े आने लोगों ने जमहूरियत की ये नई फॉर्म निकाली कि इक़्तिदार एक खानदान के गिर्द नहीं घूमना चाहिए, इक़्तिदार आम आदमी को शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इस सरमायादाराना जमहूरियत ने हमारे ऊपर जुल्म यह किया कि एक खानदान के बजाय 4 खानदान हो गए। 5 आदमी आ जाए कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूं, हम वोट जाया करने के लिए नहीं आए, हम वोट महफूज करने के लिए आए। हमारा स्लोगन पढ़ लीजिए, वोट को तहफ़्फ़ुज़ दो, रियासत को तहफ़्फ़ुज़ दो, शराख़त को तहफ़्फ़ुज़ दो। हम इस बार कितना वोट महफूज कर लेते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। सब शाम मेरे लोग मुझसे पूछते रहते हैं और हमारे मुखालिफ ज्यादा पूछते रहते हैं जी वोट कितने के लिए। मैंने कहा अभी कैलकुलेशन का मामला नहीं है, ना मालूम 50 वोट महफूज कर सकेंगे, ना मालूम कोई 1000 खंड महफूज कर सकेंगे, कोई 2-4 हजार महफूज कर सकेंगे। और अगर 25 के 25 कैंडिडेट खड़े रहे, अल्लाह तेरी सुदरती वन से 25 लोगों ने कागजात नामजदगी मेरे साथ जमा करवाए, लेकिन लोग अपनी कीमतें लगवाने के लिए कागजात जमा करवाते हैं। मैंने कीमत लगवाने के लिए कागज नहीं जमा करवाए, मैंने इस मैदान में खड़ा रह के लड़ने के लिए कागजात जमा करवाए। और अगर 25 के 25 अपने पांव पर खड़े हो गए तो ये हल्का विन करने की पोजीशन में भी जा सकते हैं। लेकिन लोग चूंकि बिकते हैं तो बिकाऊ माल का पता कोई नहीं होता कि वो कल किसके हाथ में बिक जाता है। सूरत हाल जो भी बनती है, हम लोगों का वोट महफूज करने के लिए खड़े हुए, याद रखिए। आज कितने महफूज कर लेते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हमें हमारा सियासी ईमान है कि जिस शाहराह पे हम गामज़द हैं, कौम अगर इस शाहराह पे न आई तो निजात कभी मुमकिन नहीं होगी। और जिस दिन हमें मालूम हो गया कि निजात का कोई और रास्ता है, हम खुद ये रास्ता छोड़ देंगे। लेकिन जब तक इस रास्ते पे कन्विंस से दियो जान के साथ हमेशा मैदान में खड़े होंगे, लड़ेंगे। और इलेक्शन से लेकर अवामी हुकूक की जितनी लड़ाइयां इस इलाके में होगी वो सारी लड़ाइयां लड़ेंगे। मेरे भाई इरफान कय्यूम ने आटा तहरीक की बात की, उस दौरान मैंने आटा तहरीक के मुताबिक कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा यार ये बड़े बड़े कैंडिडेट छोड़े, इनको रहने दे जरा, ये कोई 2nd लेवल के 3rd लेवल के कैंडिडेट्स क्यों नहीं आते आटा तहरीक में। उन्होंने कहा कि इन्होंने एक जगह, मुझे एक सियाने आदमी ने बताया, उन्होंने कहा कि इन्होंने एक जगह अपनी ACR दुरुस्त रखनी होती है, एक जगह ऐसी होती है कि जहां इन्होंने अपनी ACR दुरुस्त रखनी होती है, अपनी परफॉर्मेंस बतानी होती है कि हम आवाम को जगाने वाले नहीं है, आवाम को सुनाने वाले हैं। ये कभी आवाम को जगाने वालों के साथ में खड़े होंगे, इसलिए कि टिकट से महरूम हो जाएंगे, पिछड़ा ही नहीं मिलेगी। और मुझे आपको कहा जाता है कि आप और हम मैं आपके वोट से इलेक्ट हो रहा हूँ। वो ठीक कहा था सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान से पूछा कि सरदार साहब ये बताया आप कितनी बार इलेक्ट हुए, तो सरदार साहब बर्जस्ता जवाब दिया करते थे और कितना शानदार जवाब दिया। कहने लगे मोहतरमा एक ही दफा इलेक्ट हुआ था 46 को, उसके बाद इलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट होता रहा। महाराजा की असेंबली में एक दफा इलेक्ट हुआ था, उसके बाद सिलेक्ट होता रहा हूं। सिलेक्शन होती है, इतनी साइंटिफिक बुनियादों पर सिलेक्शन होती है, प्री पोल रिगिंग होती है। मुझे और आपको हमारे जो पोलिंग एजेंट है उनके सामने बक्सा खोल के बताया जाएगा कि देखो जी बक्सा खाली है। अब रिगिंग इस तरह से नहीं होती है, अब रिगिंग बड़ी साइंटिफिक तरीके से होती है। वो रिगिंग हो रही है, वो रिगिंग हो चुकी है। एक गाड़ी है जी 2020 2020, उसके पीछे कोई
कोई प्रॉब्लम है किसी का, अगर किसी दोस्त की हो तो वो टाले रास्ते से प्लीज। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हम इलेक्शन में आए क्यों हैं? ये वो रियासत जम्मू कश्मीर है। मैं इख्तिसार से बात करूंगा, तफसील से बात करने का वक्त नहीं है। मोहतरम दोस्तों, हाँ वो शायर ने कहा कि कहां से गिर के कहां खड़े हो, खुदारा अपना मकाम बदलो। और एक ने कहा था कि एक दिल वो है जो मरते हैं तो मर जाते हैं, और एक दिल अपना है जो मर मर के जिया है लोगों। हमने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सीखा, जो नजर हमें मैसर आई, उसके नतीजे में अपनी रियासत की कौमी तारीख का मुताला और तजिया करने के बाद हमें पता चला कि ये वो रियासत जम्मू कश्मीर थी। मैं माजी की बात कर रहा हूं कि जिस रियासत जम्मू कश्मीर की 6000 साल तारीख आज भी किताबों में महफूज है, जिसकी तारीख जब लिखी गई तो इसके पहले मौर्रिख पंडित कलाम के बारे में दुनिया भर के मौर्रिखीन ने कहा कि यह अबुल मौर्रिखीन है, इसलिए कि इससे पहले इस खित्ते में तारीख लिखने की रिवायत मौजूद नहीं थी। ये वो अजीम शान रियासत थी जिस रियासत पर बड़े बड़े उलूल आज़म लोगों ने हुक्मरानियां किए। यहाँ ललता दतिया और शहाबुद्दीन जैसे हुक्मरान गुजरे, यहाँ सुल्तान ज़ैनुल आबदीन बादशाह जैसा 50 साल का अदल इंसाफ का वो दौर गुजरा है कि जिसके बारे में मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब ज़ैनुल आबदीन की वफात हुई तो रियासत जम्मू कश्मीर के किसी घर में चूल्हा तक नहीं जला। हर हिंदू और मुसलमान और पारसी ने उसका मातम किया कि ये तो कोई फरिश्ता था जो हमारे ऊपर हुकूमत करता था। ये वो रियासत जम्मू कश्मीर थी जिसके दानिश्वरों ने, जिसके अहले इल्म ने, जिसके सूफिया ने, जिसके हुनरमंदों ने दुनिया में अपने डंका बजाया, अपने नाम पैदा किया। ये वो रियासत जम्मू कश्मीर थी जिस रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में जहांगीर ने कहा था गर फिरदौस पर रूए ज़मीं हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, कि अगर कुर्रा अर्ज़ को जन्नत का टुकड़ा तो रियासत जम्मू कश्मीर है। इसको एशिया की अंगूठी का नगीना कहा गया, इसको एशिया का स्विट्जरलैंड कहा गया, इसको ईरान सगीर कहा गया। और इस रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख के मुतालिक ये बताया जाता है, इसके इल्म और फजल से लोग इतने वाबस्ता थे कि 7वीं सदी ईस्वी में जब हेवन तसान ने इस खित्ते का विजिट किया तो जब वो वैली में दाखिल हुआ तो उसने वापस चल के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश की सदी की बात कर रहा हूं, मैं पुरानी बात कर रहा हूं। उस सदी में हेवन तसान ने कहा कि मुझे रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इल्म और फजल से मोहब्बत करने वाले लोग मिले। ये वो रियासत जम्मू कश्मीर थी कि जब हिंदुस्तान में कोई बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले वो अपने बच्चे का चेहरा कश्मीर की तरफ मोड़ के कहते थे कि इसको कश्मीर की मुंह ऑन करा इसकी, ताकि जो इल्म हासिल करने पढ़ने वाला बंदा बने। ये वो रियासत जम्मू कश्मीर थी कि जिसके बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ अंग्रेज का इक़्तिदार था तो अंग्रेज जब बीमार होते थे तो हॉस्पिटल नहीं जाया करते थे, वो रियासत जम्मू कश्मीर का रुख कर लिया करते थे कि ये वो सरजमीन है जहां बीमारों का इलाज हो जाता है। ये ऐसी कुदरती सरजमीन है, ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन के बारे में कहा गया कि जब कोई बेबालों पर परिंदा इस रियासत की फजाओं में आ जाता था उसके बालों पर आ जाते थे। इसकी फजा इतनी खूबसूरत है। आज ये सरजमीन क्या प्रोड्यूस कर रही है? आज ये सरजमीन क्या जनरेट कर रही है? आज ये सरजमीन मुसलसल जोक दर जोक, फौज दर फौज अपने नई नस्ल को पुल से पार और फिर समंदर से पार दुनिया की करमर सरदाहों का शिकार कर रही है। क्यों? इस सरजमीन पर पैदा होने वाला रिस्क किसने खाया? इन लोगों का रिस्क कौन उठा के ले गया? यहाँ के लोग बुनियादी वसाइल से महरूम क्यों हुए? 53 असेंबली मेंबरान, उनके बच्चे और पोते ऐशो करे, वो करोड़ों रुपए की गाड़ियों पर फिरे, वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बनाए पाकिस्तान में, आप दुनिया भर में। वो आपके स्कूलों में नहीं पढ़ते, वो आपके हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाते, वो आपके साथ खाना नहीं खाते, वो आपके साथ पानी नहीं पीते, और एक आम आदमी अपने बच्चों को पैदा करता है और जिया बदल करना चाहता है। क्यों? क्या खुदा ने इस सरजमीन में हमारे लिए वसाइल नहीं पैदा किए? वो वसाइल कौन ले गया? यहाँ बेरोजगारी और बेकारी है।
हमें मेरे नौजवानों को ताना दिया जाता है ये मनशियात फरोश है, ये मनशियात से धंधा करते हैं, ये चर्च पी गए, ये किसी का खून नहीं पीते। याद रखो, असेंबली में बैठे हुए लोग खून पीते, इन्होंने किसी का खून नहीं पिया, ये अपना जिस्म चला रहे हैं बेरोजगारी की वजह से और बेकारी की वजह से। ये किसी का खून नहीं पीते। वो जो खून चूसक मुफ्तज़फ़राबाद में बैठा हुआ है उसको क्यों नहीं इल्जाम देते, जिसने यहाँ बेरोजगारी पैदा की, भूख पैदा की, मंद पैदा की, यहाँ जुल्म सितम का बाजार गर्म किया। यहाँ सेहत की सहूलत नहीं है। एहलिया में मन बड़ी खुशी में एक हॉस्पिटल बन गया है। मैं 22 साल से रावलाकोट में रहता हूँ, इससे बड़ा हॉस्पिटल रावलाकोट में बना हुआ है जो सिर्फ रेफर चेक बना के देता है पिंडी के लिए। एक पैराडॉल की गोली नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलते, मशीनरी नहीं मिलती, सेहत की सहूलतों से महरूम है ये मुल्क, तालीम की सहूलतों से महरूम है ये मुल्क। मैं जिस खुम्मी के प्राइमरी स्कूल में आज से 40 साल पहले मैंने जहां से प्राइमरी पास की थी, 40 साल गुजरने के बाद मेरा मादर इल्मी आज भी प्राइमरी स्कूल है। क्यों? क्या यहाँ लोग नहीं पढ़ सकते? लेकिन मैंने और आपने करने के शुरू कर दिया। यहाँ इंसाफ नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, सबसे ज्यादा खौफ हमें थाने से होता है, सबसे ज्यादा परेशानी अदालत में केस के दौरान होती है जहां से इंसाफ नहीं मिलता। और फिर 5 साल के बाद मुंह उठा के मेरे और आपसे वोट मांगने के लिए हाजिर हो जाता है, और कभी कोई जासा और कभी कोई जासा, और इतने छोटे छोटे जासे जिसपे फारूक साबिर ने बात की है, आधा किलोमीटर रोड की पुख्तगी, उसकी कटिंग, उसकी सोलिंग, कोई टंकी, पाइप, बोरिंग मशीन, शर्म से दूर करने का मकान है। इस रियासत में रहते हुए हर शहरी का ये बुनियादी हक है, वो टैक्स दे रहा है। तुम बाप की जेब से लाके देते हो, वो टैक्स दे रहा है, उसका टैक्स करोड़ों में जाता है, अरबों में जाता है, लाखों का रिटर्न नहीं होता, और जो लाखों में रिटर्न होता है उसमें भी एहसान जताते हो। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अवाम के बुनियादी जमहूरी हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं खुदा की कसम करके कहता हूं, आज भी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों में इतनी साहियत मौजूद है, इतनी काबिलियत मौजूद है, इतनी अहलियत मौजूद है कि वो इस पूरे साउथ एशिया को लीड कर सकते हैं। लेकिन पेट की फिक्र से आजाद होंगे वो करेंगे ना। हमारा बच्चा 30 साल से ऊपर चढ़ता है, उसके माथे में झुर्रियां आ जाती है। हमारे बच्चों की बचपन किसने छीना यार मुझे बताएं। हमारे जवानों की शौकिया किसने छीनी है? हमारे बुजुर्ग का स्कूल किसने छीना है? ये हमारा मुकद्दर है, ये हमारा मुकद्दर नहीं है। हमारा मुकद्दर को और लेके है, और हम मजलूम महकूम में, हम उन मजलूमों और महकूम की लड़ाई लड़ने के लिए इलेक्शन में आए, शौक नहीं है इलेक्शन लड़ने में। और दूसरी बात ये, क्या आपको मालूम है 74 साल पहले हमसे कहा गया था कि ये देश के अंदर रियासत का 5% हिस्सा है ये, जिसमें मैं और आज खड़े, मैं और आप 5% हिस्से पे खड़े, 5%, 95% हिस्से पे हमारी दस्तरस नहीं है। हमें लॉलीपॉप दिया गया, हमें ठगा गया, हमारे साथ झूठ बोला गया कि इस 5% रकबे का हमने बेस कैंप बनाना है, इससे हमने श्रीनगर को आजाद कराना है। श्रीनगर में नहीं कहा गया, दिल्ली को आजाद कराना है। 74 साल गुजर गए। आपको मालूम है इस 5% रकबे को आज तक आईन और दस्तूर नहीं किया जा सका। ये खिताए बे आईन है। इस वक्त भी जिस आईन के तहत में कागजात जमा करवा के आया हूं, उसके ऊपर जली उर्दू पर लिखा हुआ उबूरी एक्ट सन 1974। एक उबूरी एक्ट की रोशनी में जिंदगी गुजार रहे हैं जो लोग 74 सालों में 5% रकबे को आईन और दस्तूर नहीं दे सके, वो बाकी मदद जानने जिसे को क्या आजाद करेंगे। और अब दावा भी छोड़ दिया गया, अब दावा भी छोड़ दिया गया। रियासत जम्मू कश्मीर के उस हिस्से से ये लोग दस्तबरदार हो गए। मुजफ्फराबाद की नाम निहाद असेंबली में बैठे हुए नाम निहाद मेंबरान ने उस तरफ क्लेम करना छोड़ दिया है, दस्तबरदार हो गए। बड़ी अजीबोगरीब बात है। 5 अगस्त 2019 के 2 साल गुजरने के बाद इलेक्शन आ रहा है और लोग हैप्पी चॉइसेस में कि किसको वोट दें। जो असेंबली में बैठे हुए इख्तियार एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके हमने रोने धोने के अलावा कुछ नहीं देखा, और जो बाहर किसी नाम निहाद अपोजिशन की बात करते रहे
मुझे मालूम है इस मुल्क की सरजमीन पर जब उनका पाकिस्तान का एक बड़ा लीडर आके कहता है कश्मीरियों तुम्हारी अपनी तारीख है, तुम्हारी अपनी असेंबली है, तुम्हारा अपना कुरान है, तुम्हारा अपना सदर है, तुम्हारा अपना वजीर आजम है, तुम तेरी जो तुम्हारे साथ चलते। और इसका यहाँ का लीडर खड़ा होकर कहता है हम पाकिस्तान से पहले पाकिस्तानी हुए, शाम से दूर करने का गाना यार। उस इलाके से दस्तबरदार होने के बाद इस इलाके से दस्तबरदारी का फैसला किया जा रहा है। आइंदा ठप्पा लगाने वाले लोगों को असेंबली में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये हो रही है कि उन जमीन फरोशों को असेंबली में बचाया जाए जिनका जमीन बड़े सस्ते दामों में बिकता है और हमेशा बिकता रहा है। मुझे बताए फारूक साबिर ने आपको अमानत की बात बताई कुरान सुन्नत की रोशनी में। आपने असेंबली मेंबर पर जब ठप्पा लगाएंगे आपको शोर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपके वोट का भी उसमें हिस्सा होगा, आपका भी उसमें हिस्सा होगा। इसलिए हमने सोचा कि हम लोगों की राय को महफूज करें, लोगों के वोट को महफूज करें। और बात यहां तक नहीं है वावेला करना कोई कमाल नहीं होता, शोर शराबा करना कोई कमाल नहीं होता। बात यह है कि इन हर दो मसलों का हमारे पास हल क्या है, मेरे पास हल क्या है। मैं आखिरी बात करा, मैं ये कहना कि हुकूक लुट गए, लुटेरे आके लुट के ले गए। मैं ये कहना कि इन्होंने वतन फरोख्त कर लिया, ये काफी नहीं है। बात यह है कि इंसानी बुनियादी जमहूरी हकूक का वो बुनियादी रोड मैप जो फारूक साहब रमजान रहीम और मुझ नाचीज के जिम्मे लगाया वो क्या है। सबसे पहली बात यह है कि ये आजाद कश्मीर में कुछ नाम नहाद किस्म के इदारे बने हुए हैं। यहाँ बल्दिया का इदारा बना हुआ है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट का इदारा बना हुआ है, यहाँ शहरात का इदारा बना हुआ है, यहाँ एजुकेशन का महकमा बना हुआ है, हमारा पीसीओ इदारे बने हुए हैं। एक इदारा भी आज तक अपनी फंक्शन हालत में नहीं है। वो सब एमएलए की लौड़िए उसकी जेब की चिप के आगे ढेर हो जाते हैं। एक लड़ाई लड़ने के लिए कि अगर बाल खाने वालों को रोड चाहिए, अगर किले वालों को रोड चाहिए, पतंग शेरवान कांची डिंगरी वालों को रोड चाहिए, उन्हें किसी एमएलए की चौखट में जाने की जरूरत नहीं है। उस महकमे का जाके दरवाजा खटकाना चाहिए जिस महकमे का बजट होता है। वो महकमे मेरे और आपके टैक्सी से बचा होते कोई एमएलए नहीं पाल रहा। हमारा एजुकेशन का मसला, हमारे जितने मसाइल हैं वो थ्रू महकमे मेरिट की बुनियाद पर। ये लड़ाई बड़ी आसान सी लड़ाई है, मुश्किल लड़ाई नहीं है। यहाँ 30 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं दिए गए। क्यों? इसलिए कि सियासी कारकुन पैदा करना मकसूद नहीं था, मकसूद ये था कि सियासी मजदूर पैदा किए जाए। चाचे अब सियासी मजदूर जगह जगह मिलेंगे, सियासी कारकुन नहीं मिलेगा आपको। यहाँ आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने चाहिए। आपका काउंसलर मन में बैठे, आपका वार्ड का मेंबर मन में बैठे, आपको एमएलए के पीछे इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद की हंडे न करनी पड़े, उसके पीछे जाके जूते न फाड़ने पड़े। वो आपकी दहलीज में आपको छोटे छोटे मसाइल हल करे। ये वो काम है जो आज के इस अबूरी एक्ट में भी इसके कवानीन मौजूद है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा काम करने का है, वो रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आजादी और वहादत का एक रोड मैप है। एक बात मैं आपसे दरमियान में रुक के कह देता हूँ, लोग कहते हैं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, यहाँ वसाइल नहीं बढ़ाए गए, बेबस ये लोग थे सारे मुजफ्फराबाद वाले, हालत कोई नहीं बनी। मैं कहता हूँ आईनी और कानूनी पाबंदी है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। आईनी और कानूनी पाबंदी है। आपको पता है शेर की कितनी तारीफ होती है? 4 पाव। ये पाकिस्तानी तारीफ है। आजाद कश्मीर वाले अगर शेर की तारीफ में 5 पाव डालने चाहिए तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इजाजत नहीं है, कानून इजाजत नहीं देता। तो इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बड़ी चीज है। आजाद कश्मीर का वजीर आजम कोई खारजा दुनिया में कोई मायदा नहीं कर सकता, कोई इन्वेस्टर नहीं ला सकता। यहाँ कानूनी पाबंदी है उसके ऊपर। यहाँ माइनिंग नहीं कर सकते, कानूनी पाबंदी है उसके ऊपर। तमाम वसाइल रोजगार बढ़ाने के हवाले से आईनी और कानूनी पाबंदियां। ये जो नेशनलिस्ट मुल्क भर में फिरते रहते हैं, नारे मारते रहते हैं, ये बेवकूफ नहीं है। जो 74 को गुलामी के दस्तावेज कहते हैं, जो लैंड ऑफिसरों को यहाँ वायसराय कहते हैं, ये बेवकूफ नहीं है।
इन्होंने पढ़ा हुआ, खुदा कुछ पढ़ तो ले, कुछ समझने की कोशिश करे। हम एक ऐसी आईनी और कानूनी इस्लामी में रहते हैं कि जिसके नतीजे में हम अपने मसाइल रोजगार को बढ़ा ही नहीं सकते। लिहाजा सबसे पहले हमारा मुतालबा, हमारी कोशिश, हमारी जिद्दोजहद ये है कि आजाद कश्मीर नाम का जो ये नाम नहाद होता है, इसको कानून साज असेंबली के बजाय आइन साज असेंबली दी जाए। और बड़ी अजीब बात है, रमजान रहीम साहब बात कर रहे थे, टाइम नहीं है। सन 1934 में सबसे पहले रियासत जम्मू कश्मीर में साउथ एशिया की पहली असेंबली बनी थी। उस वक्त भी हम महाराजे से आइन साज असेंबली का मुतालबा कर रहे थे। आज एक सदी गुजरने के बाद भी हम आइन साज असेंबली का मुतालबा कर रहे हैं। हमने रिवर्स गियर लगाया, हम आगे नहीं बढ़ सके, तरक्की नहीं कर सके। मुझे बताएं, श्रीनगर आजाद करवाने के लिए तो इंडियन आर्मी खड़ी नहीं हो सकता। मुजफ्फराबाद की आइन साज असेंबली के क्याम के लिए कौन सी आर्मी खड़ी है? किधर की आर्मी खड़ी है? इस बड़े भाई की आर्मी खड़ी है ना। मेरे हमसाए, मेरे भाई, मेरे कातिल हैं, इनसे आप कोई तवक्को बड़ी नादानी है। जिसको तुमने 74 सालों में लोगों के ज़हन में ये डाला कि ये बड़ा भाई है, वो कौन सा बड़ा भाई है? ये छोटे भाई की जमीन पे कब्जा करता है यार। वो कौन सा वकील है जो मौकिल की जमीन पे कब्जा करता है? आप ज्यादा से ज्यादा ये होगा, इक्तदार से आप दो बैठेंगे। मेरे राजा फारूक हैदर को जब वो अपोजिशन लीडर बन के जस्सा पे आया था, उस वक्त मैंने राजा फारूक हैदर को कहा था, मैंने कहा आप में मुझे थोड़ा सा करंट नजर आता है, लेकिन ये करंट उस वक्त खत्म हो जाएगा जब तुम वजीर आजम बनोगे। तुम्हारे पाँव में बेड़ियां पड़ जाएंगी, तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां लग जाएंगी, तुम्हारे गले में तोप पड़ जाएगा वजारत उज़्मा का। अल्लाह कहे तुम वजीर आजम न बनो। इसमें उसने क्या कभी लगाया था? मैंने कहा अल्लाह करे तुम वजीर आजम न बनो तो कौम के लीडर बन जाओगे, वजीर आजम बन गए तो मुलाजिम बनोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। चनाचे आजाद कश्मीर का सदर, आजाद कश्मीर का वजीर आजम चीफ सेक्रेटरी के नीचे एक जॉब कर रहा है, मुलाजमत कर रहा है। अल्लाह के बंदे तुम्हारी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई बावकार सदर बनो यार, कोई बावकार वजीर बनो, कोई बावकार वजीर आजम बनो। इतने तुम आंखें झुका के, सर झुका के सदर और वजीर आजम। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, हमारा सदर और वजीर आजम ऐसे ही होता है जैसे हमने किसी का गाँव में छोटे सा नाम रखा हुआ है, प्यार से किसी को बग्गू कह रहे थे, किसी को चिट्टू कह रहे थे, किसी को कालू कह रहे थे। ऐसे ही हमारे सरदारान को सदर और वजीर आजम रखा हुआ है। और मंग में हमें तो मंग की गयूर लगती, हार लगा डालती है उनके गले में, लाइनें लगा के उनके गले में हाथ डालती है। हमें अब इस पे सोचना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा अपनी सोच को। इसलिए दोस्तों, फारूक साहब ने झंडे की वजाहत कर ली, इंतखाबी निशान अभी अलॉट नहीं हुआ है, कभी इंतखाबी निशान आया तो उसकी भी वजाहत करेंगे। 25 जुलाई को बैलेट पेपर में हमारा नाम और हमारा निशान भी होगा। हम घर घर नहीं जाएंगे, हम मिन्नत समाज अपनी करेंगे, देने के लिए कुछ है ही नहीं सवाए शऊर के, सवाए बात समझाने की, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जैसे इरफान कयूम ने कहा, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने बरादर अजीज का कि हम इस मैदान में एक मुस्तकिल अवामी लड़ाई लड़ने की तरफ जा रहे हैं। इतना वोट जरूर पड़ना चाहिए कि हम बावकार तरीके से लड़ाई लड़ सकें। खुदा की कसम, मैं हार के नाकाम नहीं होगा, मैं नाकाम नहीं होगा। मेरा ताल्लुक हार जीत का इलेक्शन के साथ है ही नहीं। मैं तो एक जिद्दोजहद करने वाला छोटा सा वर्कर हूँ, मेरी जिद्दोजहद चलती रहेगी। मैं अपने हिस्से का दिया जलाए रखूंगा, लेकिन आप यकीन कीजिए, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ कौमें जितनी देर से उठती है, इतनी ही ज्यादा उन्हें उसके लिए तगोदो करनी पड़ती है, इतनी ही ज्यादा उन्हें नुकसान करना पड़ता है। इसलिए मैं दावे से कहता हूँ, मुझे बहुत कहा जाता है कोई मुंडे छुड़ाया वन भी पैदा की कोशिश करा जी, दूसरा अपना लगा नहीं किया जा सकता। मुझे कहा जाता है यूनियन काउंसिल में बरादरी बेस पे बात करें, खानदान की बात करें। जिन बुतों को तोड़ने के लिए आए उन बुतों का हवाला नहीं दिया जा सकता। हम दोबारा उनको बुनियाद नहीं बना सकते। कोई मंग और गैर मंग नहीं है। मंग में भी मजलूम रहते हैं, मंग में भी गरीब रहते हैं, पंदरी में भी मजलूम और गरीब रहते हैं। हम पंदरी के मजलूमों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, मंग में मजलूमों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मंग में मुझे 10 में से 8 आदमी जानते होंगे और पंदरी में 10 में से 3 जानते होंगे। इतना फर्क तो जरूर है बहरहाल कि जहां लोग हमें जानते हैं,
हाँ, कितना पहचानते हैं इसका मुझे अंदाजा नहीं है। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, फार्मूला एक ही है, लोगों ने क्या कर रहे हैं इसलिए गुम होते हुए बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस दफा बहुत प्रॉब्लम होगा, आइंदा इंशाअल्लाह तुझसे की परेशानी होने देने। मैं फार्मूला ये एक केस किया करता हूँ बस, अगर अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो नहीं। मैं कहता हूँ जो गरीब आदमी है वो गरीब को वोट दे, जो अमीर आदमी है वो अमीर को वोट दे। लग पता जाएगा कितने गरीब है और कितने अमीर है। अमीर है की गरीब है की अमीर है की वोट नहीं देना चाहिए। 1 करोड़ वाली गड्डियां बेची, 15,000 रुपए जोड़ा लाई, 15,000 की जुत्ती लाई, तो वोट मंगे जिसका बंदा आना तो जो आदमी 1000 रुपये जोड़ा लाना उसकी उन्हें लोगों की वोट नहीं देना चाहिए। वो दूसरा टब्बर नहीं है, वो दूसरा कबीला नहीं है। इसलिए अगर आप गरीब है तो गरीब को वोट दे, अमीर है तो अमीर को वोट दे। सो मैं दिल की अथा कर रही हूँ से फारूक साबिर साहब, रमजान रहीम साहब, जो भी इनके साथ दोस्त आए, आपका आप सब दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत देर हमारी बात सुनी। अल्लाह करे कि हम जो बात कह रहे हैं अल्लाह इस पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।